जब पूरी दुनिया में एक ऐसी मिस्टीरियस चीज या ताकत आ जाती है जिसे अगर आपने देख लिया तो आपका मरना समझो तय है। वो चीज या ताकत आपको साइकोलॉजिकली इतना कंफ्यूज या डरा देती है कि आप खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हो। और एक औरत अपने बच्चों के साथ इस मिस्टीरियस चीज से बचती बचाती जंगल में ऐसी जगह की तलाश कर रही है जहाँ वो इस शैतानी ताकत के खतरे से दूर हो जाए। और ऐसी जगह पहुँचने के लिए उसे एक दरिया से गुजरना होगा। अब वो क्या अपनी और अपने बच्चों की जान बचा पाएगी और क्या इस शैतानी ताकत का मुकाबला कर पाएगी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे आज के मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम बर्ड बॉक्स है। कहानी की शुरुआत होती है तो एक रेडियो मैसेज को मैलोरी सुनती है जिसमें एक आदमी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि हमारे पास सेफ जगह है, जितने भी सर्वाइवर हैं वो नदी के रास्ते यहाँ पहुँच सकते हैं और अगर आपके पास बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता आप बच्चों के साथ इसे पार कर पाओगे। उसके बाद मैलोरी अपने बच्चों को कहती है हम एक सफर पर निकलने वाले हैं नदी के रास्ते और तुम दोनों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि तुम दोनों अपनी आंखों की पट्टी को खोलो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें जंगल में कोई आवाज आए या नदी में कोई आवाज आए या किसी भी सूरत में, तुम मुझे बताओगे पर अपनी आंखों की पट्टी को नहीं खोलोगे वरना हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद मैलोरी अपने दो छोटे परिंदों को एक बॉक्स में डालती है और माँ और बच्चे एक वुडन घर से आंखों में पट्टी डाले निकल आते हैं और एक रस्सी की मदद से नदी तक आ जाते हैं जहाँ एक बोट को पानी में उतारकर उस पे सवार हो जाते हैं। और इसके बाद कहानी 5 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ मैलोरी अपने पेंटिंग स्टूडियो में अपनी नई पेंटिंग बना रही है और फिर वहाँ जेसिका आ जाती है जो उसे कहती है यूरोप और रशिया में लोग पागल हो रहे हैं और तुम यहाँ सुकून से पेंटिंग बना रही हो, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। और मैलोरी उसे कहती है पागल हो रहे हैं क्या मतलब? और जेसिका उसे कहती है तुम टीवी ऑन करो। और मैलोरी टीवी ऑन करती है तो न्यूज चल रही है कि यूरोप और रशिया में एक वबा फैल गई है जिसकी वजह से लोग बहुत अजीब बिहेव करते हैं और अपनी जान ले लेते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैलोरी ये कह के टीवी बंद कर देती है कि यूरोप के लोग ऐसे ही होते हैं, एक पानी की बोतल पे लड़ने लग जाते हैं, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद मैलोरी और जेसिका मैलोरी के अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास एक अस्पताल में आ जाते हैं और डॉक्टर लाहम मैलोरी से कहती है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द आने वाला है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते शायद इतनी जल्दी, तो आप अपना बहुत ख्याल रखें। इसके बाद मैलोरी अस्पताल से बाहर जा रही होती है तभी उसे वही लड़की शीशे में पागलों की तरह अपना सर मारते हुए दिखती है जिसे इसने अस्पताल में आते टाइम फोन पे बात करते देखा था। वो फौरन ही वहाँ से भागती है और अपनी कार में बैठती है जहाँ जेसिका उसका पहले से इंतजार कर रही थी। मैलोरी जेसिका से कहती है फौरन गाड़ी भगाओ, जो रशिया में चल रहा था शायद यहाँ पर भी शुरू हो गया है। जेसिका गाड़ी चलाने लग जाती है और देखती है कि सड़कों पे हंगामा आराई का माहौल बनता जा रहा है, चारों तरफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मानो जैसे पागल हो रहे हैं। जेसिका को कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी जेसिका का फोन बजता है और वो मैलोरी से कहती है मेरा फोन पिछली सीट पे पड़े बैग के अंदर है, वो मुझे दे दो। मैलोरी पीछे बैग में फोन निकालती है। इतनी देर में जेसिका पे न जाने कौन सा खौफ सवार हो जाता है, वो एक ही तरफ देखती जा रही होती है। मैलोरी उसे बहुत आवाज देती है लेकिन जेसिका ने तो मानो अपनी सुध-बुध खो दी है और वो सामने खड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट कर देती है और इनकी गाड़ी उलट जाती है। मैलोरी और जेसिका दोनों गाड़ी में से बाहर निकलते हैं और जेसिका उठकर जानबूझ के सड़क पे आते हुए ट्रक के सामने आ जाती है और इसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। चारों तरफ दहशत का आलम है और हर कोई अपनी जान बचाता इधर उधर भागी जा रहा है। इतने में मैलोरी आगे जा रही होती है और पीछे से भीड़ का धक्का लगने से गिर जाती है और डगलस और इसकी वाइफ जो एक घर में पनाह के लिए जा रहे होते हैं, तभी डगलस की वाइफ की नजर मैलोरी पे पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। डगलस उसे मना करता है लेकिन वो फिर भी ये कहती मैलोरी के पास आ जाती है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी, ये प्रेग्नेंट है। वो अभी मैलोरी के पास आई ही थी लेकिन अचानक से वो ऊपर देखने लग जाती है और कहती है माँ तुम नहीं जाओ, मैं भी आ रही हूँ। अब न जाने उसने क्या देखा और क्या सोचा लेकिन वो जलती हुई गाड़ी में अपने आप बैठ जाती है और वो मर जाती है। डगलस की आंखें ये मंजर देख के फटी की फटी रह जाती है और टॉम जो पीछे से भागता हुआ आ रहा है वो मैलोरी को उठाता है और सामने वाले घर का दरवाजा नॉक करने लग जाता है। इतने में लूसी भी वहाँ आ जाती है और कहती है दरवाजा खोलो, मैं पुलिस हूँ। डगलस ग्रेग को मना करता है लेकिन फिर भी ग्रेग ये कह के दरवाजा खोल देता है कि ये घर मेरा है और ये तीनों अंदर आ जाते हैं।
डगलस के हाथ में गन होती है और वो मैलरी को कहता है तुम्हें बचाने मेरी वाइफ गई थी और अब वो नहीं आएगी। मैलरी उसे सॉरी कहती है और सब लोग फोन करने लग जाते हैं अपने प्यारों को और मैलरी भी अपनी माँ को फोन कर रही है, लेकिन सभी फोन लाइंस बिजी हैं और इंटरनेट कट हो चुका है। इतने में ये सब न्यूज देखते हैं कि ये वबा यूरोप रशिया से बढ़कर अमेरिका और एशिया में भी फैल गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बाद ये सब लोग आपस में थ्योरीज देने लग जाते हैं कि ये शैतान की साजिश है और पता नहीं क्या क्या, जितने मुंह उतनी बातें। खैर कहानी आगे बढ़ती है और इस हादसे को अब 3 दिन गुजर चुके हैं और बाहर भी अब खामोशी हो गई है। ज्यादातर लोग खुदकुशी कर चुके हैं या सेफ जगहों पर पनाह गजीर हैं और इधर ये सब लोग राशन कम होने और बिना बाहर जाए कैसे सरवाइव करें डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो ये सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है ये सब लोग अभी तक इस खतरे से अनजान हैं, इनको पता तक नहीं कि इन्हें खतरा आखिर है किस चीज से। अब ये सारे दरवाजे की तरफ आते हैं। टॉम जो दरवाजा खोलने वाला होता है और डगलस इसे मना करता है कि ऐसा मत करो, तुम सबको खतरे में डाल रहे हो। और मैलरी जो गन उठा लेती है और दरवाजे की तरफ निशाना ताने खड़ी हो जाती है। टॉम दरवाजा खोलता है, एक लड़की जिसका नाम ओलंपिया है अंदर आ जाती है और इत्तेफाक से ये लड़की भी प्रेग्नेंट है मैलरी की तरह। और ये सब लोग ओलंपिया से पूछते हैं कि रास्ते में तुम्हें वो चीज दिखी? वो कहती है नहीं, मैं अपनी आंखें बंद करके हर दरवाजा खटखटा रही थी, तभी आप लोगों ने बस खोला। और फिर ग्रेग कहता है एक रास्ता है जिससे हम उसे देख सकते हैं और वो बताता है कि मेरे घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और खतरा तो तब है जब हम उसे नंगी आंखों से देखें, लेकिन हम टीवी पे तो देख ही सकते हैं। उसके बाद ये सब लोग ग्रेग के ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं और ग्रेग उन्हें कहता है सबसे पहले मैं अकेला ट्राई करूंगा। तो ये लोग ग्रेग के हाथों को कुर्सी पे बांध कर और मॉनिटर का रिमोट उसको पकड़ा कर नीचे आ जाते हैं। ग्रेग काफी देर तक सीसीटीवी फुटेज देखता रहता है और फिर उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर ग्रेग की आंखें भी चमकदार काली हो जाती है और चेयर को जोर जोर से हिलाने लगता है। बाकी के सब लोग ऊपर से आती आवाज सुनकर रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं ग्रेग अपना सर पत्थर वाली दीवार पर मारकर खुदकुशी कर चुका होता है और सब लोग बहुत अफसोसज़दा हो जाते हैं ग्रेग के यूं मर जाने से। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है मैलरी और इसके बच्चों को नदी में अब सफर करते हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है और वो उन्हें पुकारता है अपनी आंखों से पट्टी उतार दो, मेरे पास आओ, मेरे पास खाना है। मैलरी अपने बच्चों से कहती है तुम दोनों नीचे छुप जाओ और वो अपनी गन निकाल लेती है और आवाज को सुनती हुई उस पे शूट करती है, लेकिन वो आदमी मैलरी के पास आकर इसकी गन छीन लेता है और जबरदस्ती इसकी आंखों से पट्टी निकालने की कोशिश करता है। मैलरी इसका मुकाबला करती है और बोट में पड़े एक लंबे चाकू से इस पे वार कर देती है। पहला चाकू वो इसके हाथ पे मारती है और फिर एक और वार इसकी गर्दन पे करती है और ये आदमी उधर ही मर जाता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब लोग इकट्ठे होकर डिस्कस कर रहे हैं कि राशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हमें बाहर जाना ही होगा वरना हम सब अंदर भूख से मर जाएंगे। और फिर चार्ली उन्हें बताता है कि मैं जिस शॉप में काम करता हूँ वो लूटी नहीं गई होगी क्योंकि मैं जल्दी से शॉप लॉक कर निकल गया था। और ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि सब उस शॉप में जाएंगे और राशन लेकर वापस आएंगे। और ये सब लोग गराज में खड़ी गाड़ी के शीशे को पेंट करके अंदर की तरफ अखबार लगा देते हैं ताकि बाहर से कुछ नजर ना आए। और टॉम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठता है और जीपीएस ऑन कर देता है और ये फिर गराज से बाहर आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करके जीपीएस की मदद से शॉप तक पहुंच रहे होते हैं। और रास्ते में टॉम बहुत सी लाशों के ऊपर से गाड़ी गुजार देता है और बाकी सबको कहता है फिक्र मत करो, ये सिर्फ स्पीड ब्रेकर हैं। खैर ये लोग शॉप तक पहुंच जाते हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर आते हैं। चार्ली शॉप ओपन करता है और ये सब लोग सही सलामत शॉप के अंदर आ जाते हैं और जल्दी से अपनी ट्रॉलीज भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सामान होता है और ये अपनी जरूरत की सभी चीजें ले लेते हैं। तभी मैलरी को कुछ परिंदे दिखते हैं जिसे देखकर वो कहती है तुम इतने लकी कैसे हो सकते हो, और वो उनको भी अपने साथ ले लेती है। और तभी लोडिंग डॉक का दरवाजा नॉक होता है और एक आदमी की आवाज आती है। ये लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं। टॉम दरवाजा खोलने ही वाला होता है लेकिन परिंदे जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। मैलरी कहती है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है और चार्ली उस आदमी की आवाज पहचान लेता है और कहता है इसे मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ इसी
शॉप में काम करता है। टॉम थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और वो आज दरवाजे को धक्का मारने लग जाता है। ये सब लोग डर जाते हैं उसके इस वायलेंट बिहेवियर पे। तभी चार्ली उसकी तरफ भागता है और पीछे से टॉम दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में ही दरवाजे के नीचे से खून आने लग जाता है, लेकिन उस आदमी की आवाज अब भी आ रही होती है। ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और उसी तरह जीपीएस की मदद से घर आ जाते हैं। इन्होंने चार्ली को तो खो दिया, लेकिन अब इनके पास बहुत सा राशन और अपनी जरूरत की काफी चीजें जरूर आ गई। और फिर उसी रात लूसी और फ्लेक्सी, जिनकी दोस्ती कुछ दिनों से बहुत बढ़ गई थी, वो सबको चकमा देकर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब इनके पास कार नहीं रही और कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर एक रात दरवाजे पे नॉक होता है। ओलिम्पिया दरवाजा खोल देती है और एक आदमी जिसका नाम गैरी है अंदर आ जाता है। ये लोग गैरी से पूछते हैं तुम इतनी देर कैसे सरवाइव कर पाए, और वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे पागल गुंडों से बचकर यहाँ तक पहुंचा। डगलस को ये आदमी समझ नहीं आता और इस पे गन तान देता है और इसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत इसे पीछे से हमला करके बेहोश कर देती है। और फिर ये लोग डगलस को गराज में बंद कर देते हैं और म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जिसे गैरी बहुत इंजॉय कर रहा होता है। और अचानक ओलिम्पिया को लेबर शुरू हो जाता है और वो बूढ़ी औरत उसे ऊपर ले जाती है। पीछे से मेलरी भी पानी भर के ऊपर जाने लगती है, तभी उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। टॉम उसे ऊपर ले जाता है। गैरी फिर म्यूजिक एंजॉय करता करता अपना बैग खोलता है और अपनी स्केच बुक निकालता है, जिसमें इसने उस क्रीचर की बहुत सारी तस्वीरें बना रखी थी, और वो एक नई ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। इतने में मेलरी का बेटा पैदा हो जाता है। गैरी उसकी आवाज सुनते ही उठकर सारी खिड़कियों से पर्दे और अखबारें हटाने लग जाता है। फिर टॉम नीचे आता है, लेकिन गैरी उसके सर पे वार करके उसे जख्मी कर देता है और रिमोट कंट्रोल से गराज का दरवाजा खोल देता है। डगलस उसे बहुत मना करता है, लेकिन गैरी तो मानो इन सब के लिए मौत बनकर आया था। और अब ऊपर ओलिम्पिया की बेटी भी हो जाती है और गैरी ऊपर जाता है, एक एक करके दोनों के बच्चों को देखता है और सामने वाली खिड़की के आगे से पर्दा हटा देता है। मेलरी फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो बूढ़ी औरत भी, लेकिन ओलिम्पिया नहीं कर पाती और देख लेती है और उस पे भी भूत सवार हो जाता है। मेलरी उसे बहुत बोल कर उसकी बेटी तो उससे ले लेती है, लेकिन ओलिम्पिया सामने वाली खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है। और फिर गैरी उस बूढ़ी औरत को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवाता है और वो देखकर अपने गले पे कैंची मारकर खुदकुशी कर लेती है। अब गैरी मेलरी से उसके बच्चे मांग रहा होता है, लेकिन इतने में उधर डगलस आ जाता है गन लेकर और गैरी पे फायर कर देता है। क्योंकि डगलस ने अपनी आंखें बंद की हुई है तो वो निशाना नहीं लगा पाता और गोली गैरी के बाजू पर लगती है और गैरी उसकी तरफ भागता है और ये दोनों ऊपर से निचले फ्लोर पर गिर जाते हैं और गैरी उस पे कैंची से वार करके उसे मार देता है। इतने में टॉम होश में आ जाता है। गन पकड़कर वो गैरी को मार देता है। अब सिर्फ मेलरी, टॉम और 2 बच्चे ही बचे हैं। और फिर कहानी में 5 साल गुजर जाते हैं। अब मेलरी और टॉम बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं और इनके बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं। मेलरी आंखों में पट्टी डाल के सप्लाईज के लिए बाहर जाती है और टॉम रेडियो पे बाकी सर्वाइवर से राब्ता करने की कोशिश करता है। और जब मेलरी बाहर होती है तो उसे कुछ गाड़ियों की आवाज आती है तो एक घर में छुप जाती है और कुछ देर बाद अपने घर वापस लौट आती है और टॉम को ये सब बताती है। टॉम उसे कहता है वो लोग ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे और वो दोनों सो जाते हैं। और आधी रात को एक आदमी इनसे रेडियो पे कांटेक्ट करता है जिसका नाम रिक होता है। जब टॉम उससे बात करता है तो वो आदमी बताता है कि हमारे पास काफी सेफ जगह है और हम लोग भी काफी हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। तो टॉम उसे कहता है हम कैसे तुम तक पहुंच सकते हैं। वो आदमी बताता है हमारे पास पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नदी। तुम नदी में तकरीबन 2 दिन तक सफर करना और अगर तुम्हारे साथ बच्चे हैं तो ये सफर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही तुम लोग रिवर रैपिड्स को क्रॉस कर लोगे तो सिर्फ पंछियों की आवाज को सुन के उसको फॉलो करना, तो वो तुम्हें हमारे दरवाजे तक ले आएगी। और अगले दिन मेलरी टॉम से कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन टॉम तैयारी शुरू कर देता है। वो एक बोर्ड बनाने लग जाता है। मेलरी उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानता और अगले दिन टॉम, मेलरी और बच्चे दोबारा उसी घर जाते हैं जहां मेलरी ने कुछ गाड़ियों की आवाज सुनी थी। अभी ये लोग वहां पे मिला खाना खा ही रहे होते हैं और कुछ लोग कार्स में उधर आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई है। वो गन से फायर करके कहते हैं अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाए। टॉम मेलरी से कहता है तुम दोनों बच्चों के साथ पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा।
मेलरी उसे कहती है नहीं, लेकिन वो कहता है प्लीज बच्चों के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम नदी के रास्ते उस जगह पे चली जाना। और मेलरी और बच्चे निकल जाते हैं और टॉम बाहर आ जाता है जहाँ कुछ गुंडे गन्स लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग उस बला को देख के सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसके लिए काम करने लग जाते हैं जो सर्वाइवर्स को ढूंढ कर उन्हें मारते हैं, जैसे वो शॉप वाला आदमी गैरी और अब ये गैंग। खैर वो अभी टॉम से बात कर ही रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी को मेलरी और बच्चे भागते हुए नजर आ जाते हैं। वो कहता है वहाँ कोई भाग रहा है। इतने में टॉम उन पे फायर कर देता है और वो भी टॉम पे फायर कर देते हैं। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो अपनी आंखों से पट्टी उतार देता है और एक एक करके पूरे गैंग को खत्म कर देता है, लेकिन उसे भी वो मिस्टीरियस चीज नजर आ जाती है और वो अपने आप को गोली मारकर मार देता है। और फिर मेलरी पूरी रात उसका इंतजार करती है रो रो के और सुबह होते ही अपने बच्चों को लेकर नदी में उतर जाती है। और फिर प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि इन्हें अब नदी में 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें रिवर रैपिड से गुजरना होगा। और मेलरी बच्चों से कहती है अब तुम्हें कस के पकड़ना होगा। और फिर ये लोग रिवर रैपिड्स में घुस जाते हैं। कुछ ही दूर जाते हैं तो इनकी बोट एक पत्थर से टकरा के उलट जाती है। मेलरी तैरती तैरती अपने बेटे को ढूंढ लेती है और उसकी बेटी घंटी बजा रही होती है किनारे पे पहुंचकर, जिसकी आवाज से मेलरी उसे भी ढूंढ लेती है। और फिर ये तीनों जंगल में पंछियों की आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो मेलरी को कुछ आवाजें आने लग जाती हैं उन लोगों की जो मर चुके हैं, जैसे जेसिका और टॉम। वो समझ जाती है कि ये बला उसे भटकाने की कोशिश कर रही है और वो भागने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पाँव एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे छोटी सी खाई में गिर जाती है। दोनों बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो भी अलग अलग भटक जाते हैं। इतने में मेलरी दोबारा ऊपर आने की कोशिश करती है और लगातार आवाज दे रही होती है लड़का लड़की अपनी आंखों की पट्टी मत खोलना, लेकिन उन बच्चों को भी अब आवाजें आ रही होती हैं। उनमें से एक आवाज मेलरी की भी होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर मेलरी लड़के को तो ढूंढ लेती है, लेकिन उसे लड़की नहीं मिल रही होती, तो वो टॉम की अधूरी कहानी सुनाने लग जाती है जो टॉम लड़की को एंटरटेन करने के लिए हमेशा सुनाता था। और लड़की उसकी आवाज सुनकर खुद मेलरी तक पहुंच जाती है। मेलरी दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और फिर से पंछियों की आवाजों को फॉलो करती करती एक दरवाजे तक पहुंच जाती है और कहती है मैं मेलरी नदी के रास्ते आई हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। और फिर दरवाजा खुलता है और वो फौरन से इन तीनों को अंदर लेके दरवाजा बंद कर देते हैं। वो इनकी सबसे पहले आंखें देखते हैं और कहते हैं ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर मेलरी और बच्चे रिक से मिलते हैं जो देख नहीं सकता। फिर मेलरी को नेम प्लेट से पता चलता है कि ये जगह एक ब्लाइंड स्कूल है और यहाँ पर ज्यादातर लोग अंधे हैं। रिक ही वो इंसान था जिसने टॉम से बात की थी रेडियो पे। और फिर वो मेलरी और बच्चों को जगह एक्सप्लोर कराता है और फिर वहाँ मेलरी को डॉक्टर लाहम भी मिलती है जो इसकी गायनोकोलॉजिस्ट थी और वो इससे मिलके बहुत खुश होती है और बच्चों से इनके नाम पूछती है। बच्चे कहते हैं मैं लड़का और ये लड़की। डॉक्टर लाहम बहुत हैरान होती है और मेलरी से कहती है तुमने इनके नाम नहीं रखे। दरअसल मेलरी किसी भी किस्म की अटैचमेंट नहीं रखना चाहती थी बच्चों के साथ, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि कब वो मर जाएगी। तो बच्चों को उससे सरवाइव कैसे करना है सिर्फ यही सिखाया होता है। अब क्योंकि कोई खतरा नहीं था तो डॉक्टर लाहम से कहती है ये लड़की एक्चुअली ओलंपिया है और ये लड़का टॉम, और ये कहानी इधर खत्म हो जाती है।